नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इरा टेल पर। मैं लेकर आ गई हूँ आपकी पसंदीदा कहानी मेरी विद स्ट्रेंजर भाग 11। तो दोस्तों, यह कहानी का शायद हो सकता है आखिरी भाग हो, तो ये सब आप पर डिपेंड करता है कि ये इस कहानी का आखिरी भाग हो या ना हो। अपनी प्रतिक्रिया देकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए बिना देरी किए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और इसके अंतिम पड़ाव पर इसे लेकर चलते हैं। अब तक आपने सुना राजीव सिया के जाने के बाद उसकी यादों में खोया हुआ था। अब वो उसको वापस लाने के वाला था। अब आगे। रात के 9 बज चुके थे। राजीव की बाइक धीरे धीरे आकर सिया के घर के बाहर रुक जाती है। पूरे रास्ते जोश में चला आया था वो। उसे बस एक ही बात याद थी, मुझे सिया को वापस लेकर जाना है। लेकिन जैसे ही उसने बाइक बंद की, उसका सारा जोश हवा में हो गया। अब उसके सामने सिया का घर था, वही घर जहां कुछ महीने पहले उसका दामाद की तरह स्वागत हुआ था, जहां सूरज जी ने उसका हाथ पकड़कर कहा था, हमारी बेटी अब आपके भरोसे है बेटा। राजीव के गले में अचानक कुछ अटक सा जाता है। अब उसे एहसास हो रहा था कि उस दिन सिर्फ सिया का दिल नहीं टूटा था, उसने उन लोगों का भरोसा भी तोड़ा था जिन्होंने अपनी बेटी उसे सौंप दी थी। वो बाइक पर बैठे बैठे घर को देखने लगता है। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या होगा अगर उन्होंने मुझे माफ नहीं किया तो? क्या होगा अगर उन्होंने दरवाजा ही नहीं खोला तो? क्या होगा अगर सिया मुझसे मिलना ही ना चाहे? राजीव गहरी सांस लेता है, लेकिन उसके पैर अब भी जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। कुछ पल बाद वो आखिरकार बाइक से उतरता है। उसके हाथ ठंडे पड़ चुके थे, दिल की धड़कनें पहले से कहीं ज्यादा तेज हो चुकी थी। वो धीरे धीरे दरवाजे तक पहुंचता है। एक बार हाथ आगे बढ़ाता है, फिर वापस खींच लेता है, दूसरी बार बढ़ाता है, फिर रुक जाता है। उसे लग रहा था जैसे दरवाजे की दूसरी तरफ उसका फैसला इंतजार कर रहा हो। या तो वो अपनी सिया को वापस पा लेगा या हमेशा के लिए खो देगा। आखिरकार उसने आंखें बंद की और कांपते हाथों से दरवाजे को खोलने लगा। पर वो दरवाजे को खोलता उससे पहले ही दरवाजा अपने आप खुल जाता है। वो उस तरफ देखता है। काव्या जी और सूरज जी उस तरह से दोनों आपस में हंसते हुए बातें कर रहे थे। शायद दोनों इस वक्त कहीं किसी शादी में जा रहे थे। राजीव को देखते ही उनकी सारी स्माइल चली जाती है। एक पल के लिए वहां सन्नाटा छा जाता है। राजीव की हिम्मत वैसे ही जवाब दे रही थी। अब दोनों की बदली हुई शक्लें देखकर उसका दिल बैठ जाता है। काव्या जी बस उसे देखती रह जाती है। उनकी आंखों में हैरानी थी, दर्द था और शायद थोड़ी नाराजगी भी। वही सूरज जी का चेहरा भी गंभीर हो गया था। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोलता। राजीव की नजरें अपने आप झुक जाती है। उसे लग रहा था जैसे वो कोई अपराधी हो जो अपने किए का हिसाब देने आया हो। राजीव झुककर उनके पैर छूने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही सूरज जी एक कदम पीछे हट जाते हैं। काव्या जी भी पीछे हो जाती है। राजीव का हाथ हवा में ही रुक जाता है। उसका दिल जैसे एक पल के लिए बैठ जाता है। सूरज जी उसे देखते हुए कहते हैं, रहने दो बेटा, आशीर्वाद लेने का हक तो वही रखता है जो उसका सम्मान भी करे। उनकी आवाज में नाराजगी थी। काव्या जी की आंखें भर आई थी। वो उसको कहती है, अब क्या लेने आए हो यहाँ? हमारी बच्ची को छोड़ने के बाद क्या कुछ बाकी रह गया था? जो था वो तो पहले ही छीन लिया आपने। राजू कुछ बोल ही नहीं पाता। काव्या जी की आवाज और भारी हो जाती है। वो उसको कहती है, हमने अपनी बेटी आपको सौंप दी थी ये सोचकर कि आप उसका ख्याल रखोगे, लेकिन आपने तो उसका ऐसा ख्याल रखा कि उसे अपना घर छोड़कर वापस आना पड़ा। वो जिस दिन वापस आई थी ना,
उस दिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी सारी खुशियां छीन कर ले गया हो। आपको पता है हमारी सिया बचपन से कैसी थी? पूरा घर सिर पर उठाकर रखती थी वो, पूरे घर में घूमती रहती थी, हर बात पर हंसती थी। हमारी सिया तो बिना वजह भी मुस्कुरा देती थी। हर समय हंसना, मुस्कुराना, सबको परेशान करना। और आज उनकी आवाज और भारी हो जाती है। आज वो मुस्कुराना भूल गई है। सूरज जी भी कहते हैं, हमने 1000 बार पूछा उससे, क्या हुआ है? तुम दोनों के बीच कोई बात हुई है क्या? तुमने कुछ कहा है क्या? लेकिन उसने हर बार बस यही कहा, कुछ नहीं हुआ, वो अपनी मर्जी से आई है। राजीव की आंखें शर्मिंदगी से और झुक जाती हैं। काव्या जी कहती हैं, आपको पता है अब वो पूरे दिन अपने कमरे में बैठी रहती है, ना किसी से ज्यादा बात करती है, ना बाहर जाती है, ना पहले जैसी हंसती है, बस खिड़की के बाहर देखती रहती है, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। जानते हो सबसे ज्यादा दर्द कब होता है? जब अपना बच्चा रो कर भी ना रो सके। हमारी बेटी तो पहले ही बोल नहीं सकती थी, अब उसने अपने आंसू भी छुपाने सीख लिए हैं। सूरज जी उसे घूरते हुए कहते हैं, विशाल बेटे ने कहा था आपसे अच्छा लड़का हमें हमारी बेटी के लिए नहीं मिलेगा। अगर आप इतने ही अच्छे हो तो हमारी बेटी ऐसी क्यों हो गई? इस सवाल का जवाब राजीव के पास नहीं था। वो बस चुप खड़ा रहता है। वो धीरे से कहता है, मुझे पता है मैं बहुत गलत था, शायद जितना आप सोच रहे हैं उससे भी ज्यादा। सूरज जी ऊंची आवाज में कहते हैं, तो अब क्यों आए हो? जब हमारी बेटी टूट गई तब याद आई उसकी? कुछ पल खामोशी छा जाती है। फिर पहली बार राजीव उनकी आंखों में देखकर कहता है, नहीं, मुझे उसकी याद तब भी आती थी जब वो मेरे साथ थी। बस मैं इतना मूर्ख था कि उसे समझ नहीं पाया। मैंने उन्हें खोने के बाद समझा कि वो मेरे लिए क्या थी। उसकी आवाज कांपने लगती है। आज मेरा घर घर नहीं लगता। खाना खाते समय उसकी खाली जगह दिखाई देती है। रात को नींद नहीं आती, हर जगह वही दिखाई देती है। लेकिन मैं यहाँ अपने लिए नहीं आया हूँ। मैं बस उनसे माफी मांगना चाहता हूँ। अगर वो मेरे साथ वापस नहीं आना चाहती तो मैं उन्हें मजबूर नहीं करूँगा, लेकिन बस एक मौका चाहता हूँ, कम से कम उन्हें ये बताने का कि वो मेरे लिए क्या है। सूरज जी और काव्या जी दोनों उसको खामोशी से देख रहे थे। उसकी आवाज में पछतावा दोनों सुन सकते थे। राजीव आगे कहता है, मैं देर से समझा हूँ, बहुत देर से, लेकिन जो महसूस करता हूँ वो झूठ नहीं है। अगर आज आप मुझे यहाँ जाने के लिए कहोगे तो भी मैं आपको गलत नहीं कहूँगा, क्योंकि गलती मेरी है। लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार आप मुझे सिया से मिलने दीजिए, फिर फैसला उन्हीं का होगा। दरवाजे पर फिर खामोशी छा जाती है। सूरज जी लंबे समय तक उसे देखते रहते हैं, फिर धीरे से काव्या जी की तरफ देखते हैं। दोनों की आंखों में अभी भी नाराजगी थी, दर्द भी था, लेकिन पहली बार उन्होंने सामने खड़ा लड़का झूठा नहीं लग रहा था, वो सच में पछता रहा था। आखिरकार सूरज जी गहरी सांस लेते हैं और धीरे से कहते हैं, अंदर जाओ। राजीव को यकीन नहीं हो रहा था वो उसको अंदर जाने दे रहे थे। वो बस उनकी तरफ देखता रहता है। सूरज जी फिर कहते हैं, हमने माफ नहीं किया है आपको और शायद इतनी जल्दी करेंगे भी नहीं, लेकिन अगर हमारी बेटी आपसे मिलना चाहे तो हम उसके रास्ते में नहीं आएंगे, क्योंकि हमें पता है उसकी खुशी किसमें है। वो दोनों उसके रास्ते से हट जाते हैं। राजीव अंदर चला जाता है। सिया का कमरा ऊपर था, वो सीढ़ियों से जा रहा था। राजीव धीरे धीरे घर के अंदर चला जाता है। उसके कदम जितने ऊपर सीढ़ियां चढ़ रहे थे
उसका दिल उतना ही तेज धड़क रहा था। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसकी नजर दीवार पर लगी कुछ तस्वीरों पर पड़ती है। एक तस्वीर में छोटी सी सिया अपने मम्मी पापा के साथ हंस रही थी, दूसरी में स्कूल ड्रेस पहने खड़ी थी, तीसरी में कॉलेज किसी कार्यक्रम की तस्वीर थी। हर तस्वीर में एक चीज समान थी, वो थी उसकी मुस्कान, वही मुस्कान जो उसने उससे छीन ली थी। कुछ ही पल बाद वो कमरे के बाहर खड़ा था। दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं था, हल्का सा खुला हुआ था। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। वो धीरे से दरवाजे को धक्का देता है। दरवाजा बिना आवाज किए खुल जाता है। अगले ही पल वो अंदर चला जाता है, पर अंदर सिया नहीं थी। उसको अंदर से वॉशरूम से पानी की आवाज आती है। वो समझ जाता है सिया शायद नहा रही है। वो दरवाजे को बंद करके वही बेड पर बैठ जाता है। उसने सोच लिया था सिया की माफी के बिना तो वो नहीं जाएगा। कुछ ही पल में वॉशरूम का दरवाजा खुलता है। राजवीर अनायास ही उस तरफ देखने लगता है और अगले ही पल सिया बाहर आती है। उसके गीले बालों से पानी की बूंदें अभी भी टपक रही थी, लेकिन जो चीज सबसे पहले राजीव की नजर में आई वो थी उसकी शर्ट। सिया ने उसकी पुरानी सफेद शर्ट पहन रखी थी, साथ में एक ढीला ढाला कॉटन का पजामा। ये शर्ट सिया अपने साथ लेकर आ गई थी। राजीव ने तो इतने दिन ध्यान ही नहीं दिया और सिया को देखकर साफ लग रहा था कि सिया उसे अपने साथ गलती से तो नहीं लाई थी। राजू कुछ पल के लिए उसे देखता रह जाता है। उसका दिल अजीब सा हो जाता है। इतना सब होने के बाद भी उसने उसकी शर्ट संभाल कर रखी थी, लेकिन अगले ही पल उसकी नजर सिया के चेहरे पर जाती है और उसके मन में उठी सारी गर्माहट जैसे अचानक ठंडी पड़ जाती है, क्योंकि सिया उसकी तरफ देख ही नहीं रही थी और अगले ही पल वो वहां से आगे बढ़ जाती है। उसने उसे देखकर कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी, ना हैरानी, ना खुशी, ना गुस्सा, कुछ भी नहीं। वो बस ऐसे ही उसे देख रही थी। सिया कभी कभी उसे देख रही थी तो जैसे कमरे में राजीव का होना कोई बड़ी बात ही ना हो। फिर वो बिल्कुल सामान्य तरीके से अपना तौलिया कुर्सी पर रख देती है। राजीव के सीने में हल्की सी टीस उठती है, पता नहीं क्यों, लेकिन सिया का रोना शायद वो सह लेता, उसका गुस्सा भी सह लेता, लेकिन ये ठंडापन ये उसे अंदर तक चुभ रहा था, क्योंकि यही ठंडापन कभी उसने सिया को दिया था और आज वही उसके सामने लौटकर खड़ा है। राजीव धीरे से कहता है, सिया। लेकिन सिया के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आता। वो बस कुछ पल उसे देखती है, फिर अपनी ड्रेसिंग टेबल की तरफ चली जाती है। सिया धीरे धीरे अपने बाल सुलझाने लगती है। राजीव उसकी पीठ को देख रहा था। पहली बार उसे लग रहा था किसी इंसान का चुप हो जाना कितना दर्द देता है। वो धीरे से उसके पीछे जाता है। सिया नजर उठाकर उसको देखती है। वो अभी भी कुछ रिएक्ट नहीं करती। उसको सच में यही लग रहा था वो राजीव की कल्पना कर रही है। उसको पूरा यकीन था राजीव यहाँ उसके सामने हो ही नहीं सकता। राजीव बहुत धीरे से वो अपने दोनों हाथ उसके चारों तरफ ले जाता है और पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लेता है। उसकी आंखों से एक आंसू की बूंद गिरकर सिया के कंधे में कहीं खो जाती है। उसको महसूस करके सिया का पूरा शरीर एक पल के लिए जड़ हो जाता है। उसकी उंगलियां वहीं रुक जाती हैं, कंघी उसके हाथ से लगभग छूट जाती है। राजीव का सिर अपने कंधे के पास झुक जाता है। उसकी पकड़ मजबूत नहीं थी, जैसे वो डर रहा हो कि कहीं सिया उसे दूर ना कर दे। लेकिन फिर उस स्पर्श में एक बेचैनी, एक डर था और बहुत सारा पछतावा। उसी पल सिया की आंखें धीरे धीरे बड़ी हो जाती है, क्योंकि अब उसे उसके हाथों की गर्माहट महसूस हो रही थी। उसकी सांसों की आहट उसे सुनाई दे रही थी। उसकी धड़कनें बहुत महसूस हो रही थी और उसे एहसास हो रहा था ये सपना नहीं है, राजीव सच में यहाँ है। उसकी आंखों में तुरंत आंसू भर आते हैं। कई हफ्तों से जिन इंसान को देखने के लिए उसका दिल तड़प रहा था वो सचमुच
उसके सामने था। शीशे में उसकी नजरें मिलती है। राजू की आंखें पहले से ही नम हो चुकी थी। वो धीमी टूटी आवाज में कहता है, मैं देर से आया ना, बस इतना ही। और ये सुनते ही सिया की आंखों से पहला आंसू उसके गाल पर लुढ़क जाता है। वो उससे दूर हो जाती है। उसने गहरी सांस ली और जल्दी से अपने आंसू साफ करके अपने आप को सामान्य दिखाने की कोशिश की। वो नहीं चाहती थी कि राजीव को वो कमजोर लगे, और वो नहीं चाहती थी कि उसे लगे कि उसके जाने के बाद भी वो उसी के लिए रोती रही है। लेकिन उसकी लाल आंखें और कांपती पलकों ने उसका सच पहले ही बता दिया था। राजीव धीरे धीरे उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। दोनों के बीच की बस कुछ कदमों की दूरी थी। वो कुछ सेकंड तक उसकी तरफ देखता रहता है, फिर भारी आवाज में कहता है, सिया, आई एम सॉरी। मुझे पता है मैं आपकी माफी के लायक भी नहीं हूं, पर आपसे माफी मांग रहा हूं। मैं हर दिन सोचता रहा कि मैं सही हूं, लेकिन जिस दिन आप चली गई उस दिन मुझे समझ आया कि गलत कौन था। अगर आपकी जगह मैं होता तो शायद खुद को कभी माफ नहीं करता। इसलिए अगर आप मुझे माफ नहीं करेंगी तो मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं होगी। लेकिन उसकी आंखें फिर सिया की आंखों से मिलती है। एक बार, बस एक बार मुझे ये मौका दे दीजिए कि मैं वही राजीव बन सकूं जिसकी उम्मीद लेकर आप मेरे घर आई थी। सिया उससे दूर हो जाती है। वो जल्दी जल्दी अपने हाथों से इशारे करने लगती है। उसके हाथ कांप रहे थे। हाँ, अब जाइए यहाँ से, नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। अब बस मैंने अपने आप को समझा लिया है और कोई झूठी उम्मीद मुझे अपने आप को नहीं देनी। क्यों आए हो आप यहाँ? जाइए यहाँ से। इशारे करते करते उसकी सांसें तेज होने लगती है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन तभी उसके हाथ अचानक रुक जाते हैं। उसे एहसास होता है राजीव तो उसकी बात समझ ही नहीं सकता। उसने बेबस होकर अपने हाथ नीचे कर लिए। उसके होठ कांपने लगे। आज उसे पहली बार अपनी खामोशी से नफरत होने लगी थी। अगर वो बोल पाती तो शायद अपने दिल का दर्द शब्दों में बता पाती, लेकिन आज भी उसकी तरह उसकी तकलीफ भी खामोश थी। वो अपना चेहरा दोनों हथेलियों में छिपाकर रो पड़ती है। राजीव उसे लगातार देख रहा था। हो सकता है वो धीरे धीरे उसके पास आया। उसने बहुत सावधानी से सिया के कांपते हुए हाथ अपने हाथों में पकड़ लिए। सिया तुरंत अपने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखती है। राजीव उसको कहता है, आप कह रही है ना कि मैं यहाँ से चला जाऊं, कि आपको मुझसे कोई बात नहीं करनी और दोबारा टूटना नहीं चाहती। सिया की आंखें हैरानी से फैल जाती है। उसे समझ नहीं आता राजीव उसकी बात कैसे समझ गया। राजीव हल्की सी कड़वी मुस्कान के साथ कहता है, मैं आज भी आपके इशारे नहीं समझता सिया, लेकिन आपकी आंखों का दर्द पढ़ना सीख गया हूँ, और आज आपकी आंखें वही कह रही है जिसका मैं हकदार हूँ। वो एक पल रुकता है। उसकी आवाज अब भारी हो गई थी। वो उससे कहता है, लेकिन इस बार आपके कहने से भी नहीं जाऊंगा। आज आप चाहे जितना डांट लीजिए, रो लीजिए, मुझसे नफरत कर लीजिए, लेकिन अपनी बात पूरी सुनाए बिना मैं इस कमरे से एक कदम भी बाहर नहीं रखूंगा। राजीव की बात खत्म होते ही सिया की आंखों से आंसू और तेजी से बहने लगते हैं। वो उसको इशारे में कहती है, बहुत बुरे हो आप। वो उसे गुस्से में देखती है और उसके सीने पर अपने छोटे छोटे हाथों से मुक्के मारने लगती है, बार बार लगातार, जैसे महीनों का दर्द आज बाहर निकल रहा हो। राजीव एक बार भी उसका हाथ नहीं रोकता। वो बस खड़ा रहता है। कुछ पल बाद सिया के हाथ खुद ब खुद रुक जाते हैं। उसकी ताकत जैसे खत्म हो चुकी थी। वो फूट फूट कर रो पड़ती है। अचानक वो आगे बढ़ती है और पूरी ताकत से राजीव को गले लगा लेती है।
इतनी कस कर जैसे अगर उसने उसे छोड़ा तो वो फिर कहीं चला जाएगा। उसका चेहरा राजीव के सीने में छिप जाता है। वो लगातार रोए जा रही थी। राजीव भी खुद को रोक नहीं पाता। उसके हाथ धीरे धीरे सिया की पीठ पर आ जाते हैं। इस बार उसने उसे रोकने के लिए नहीं, उसे संभालने के लिए गले लगाया था। वो उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बस इतना कह पाता है, अब कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। सिया रोते रोते उसकी शर्ट को कसकर पकड़ लेती है, जैसे चुपचाप कह रही हो, इस बार मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। कमरे में कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ दो धड़कनें थी जो बहुत देर से बिछड़ने के बाद आखिरकार फिर एक साथ धड़क रही थी। तो दोस्तों, इसी के साथ दो उन दिलों का मिलन हो जाता है जो पहले एक दूसरे से अजनबी थे। एक ऐसा रिश्ता जो मजबूरी से शुरू हुआ था, वो आज प्यार, विश्वास और अपनापन बन चुका था। राजीव को समझ आ गया था कि प्यार किसी की आवाज सुनने से नहीं, बल्कि उसके दिल को समझने से होता है। और सिया ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि सच्चा प्यार कभी हार नहीं मानता। हर रिश्ते में गलतियां होती है, लेकिन जो रिश्ता माफी, भरोसे और सच्चे पछतावे से दोबारा जुड़ जाए, वही रिश्ता सबसे मजबूत बनता है। उम्मीद है आपको मेरी विद स्ट्रेंजर की ये कहानी, खूबसूरत सी प्रेम कहानी पसंद आई होगी। इसको लिखा है राजश्री चौहान ने और आवाज दी है मैंने, यानी आराधना बिल्लोरे ने। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए। मैं मिलूंगी आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखना। धन्यवाद। मिलते हैं एक अगली कहानी में किसी नए रिश्ते के साथ।